Very good evening, everyone. Welcome back to the classes. Hopefully, you all are doing well. I'm also doing good, and I'm just hoping कि आप लोग अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे होंगे एंड बहुत ही सीरियसनेस के साथ कर रहे होंगे। आई एम श्योर आप लोगों के बहुतों के कुछ और भी एग्जाम्स होंगे अलोंग विद सी सेट एंड सभी प्रिपरेशन आप लोग अच्छे से कर रहे होंगे एंड अगर जो लोग बीकॉम कर रहे होंगे उनके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगी ये वीडियोस आपके बीकॉम एज वेल एज सीसेट एग्जाम दोनों के लिए बेनिफिशियल होगी। दोनों के में ही आपको हेल्प मिल रही होगी। सो प्लीज अच्छे से प्रिपरेशन करिए, बेसिक्स को समझिए एंड जितनी हो सके कोशिश करें रिवीजन करने की। एंड अगेन आई एम रिपीटिंग वंस अगेन, अगर आप लोगों ने मेरे प्रीवियस लेक्चर्स को नहीं देखा है, गो एंड वॉच ऑल द लेक्चर्स। मैंने बहुत ही बेसिक, बहुत ही नॉर्मल तरीके से हर एक चीज को एक्सप्लेन करने की कोशिश की है सो दैट आपको एक जनरल लैंग्वेज में हर एक टॉपिक समझ में है। एंड अगेन आई एम रिपीटिंग, we are providing these sessions free because, and at this point of time especially, because we wanted to take this session for you as a revision lectures, as a fast track revision lectures. Okay, आपने कोई टॉपिक अगर छूट गया है, कोई टॉपिक में कंफ्यूजन है, इसलिए हम लोग छोटे छोटे टॉपिक्स बना के डालने की कोशिश कर रहे हैं सो दैट आपको एक टॉपिक पूरा पूरा समझ में आए। अगर किसी ने अभी शुरू किया या किसी को ने ऑलरेडी पढ़ के रखा था बट कुछ टॉपिक्स पे कंफ्यूजन है, तो इन टॉपिक्स के थ्रू आप कैच करिए एंड उनको पढ़िए, समझिए। कि हम लोगों की कोशिश ये है कि हम लोग आपको एक सिर्फ पढ़ाने के लिए नहीं, आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए समझे बताएं हर चीज, क्योंकि एग्जाम्स ऑलरेडी नियर है। इतना टाइम नहीं है कि हर एक चीज को पढ़ा जा सके। लंबे लंबे 45 50 1 2 आवर 3 आवर के लेक्चर्स को प्रोवाइड किया जा सके, इसलिए हम लोग छोटे छोटे टुकड़ों में लेक्चर्स बना रहे हैं, आपको प्रोवाइड कर रहे हैं सो दैट आप लोग उस चीजों को अच्छे से यूज कर पाओ, अपना टाइम यूज कर पाओ। कोई टॉपिक नहीं समझ में आया, आप सर्च करो, वो स्पेसिफिक टॉपिक उठाइए, उसको पढ़िए, उसको अंडरस्टैंड करिए। ओके, सो बहुत सारी बातें होगी, लेट्स मूव अहेड एंड आज हम लोग चैप्टर नंबर 2 फाइनली खत्म करेंगे एंड कल से हम लोग चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। ओके, सो चैप्टर नंबर 2 में अभी तक जो चीजें हम लोगों ने पढ़ ली हैं, सॉरी ये अभी मेरा यहीं पे सेशन है। ओके, लेट मी ओपन द चैप्टर। हम लोगों ने अपने चैप्टर नंबर 2 में बहुत सारी चीजें अभी तक कवर अप कर ली हैं। ओके सॉरी, ये तो चैप्टर नंबर 3 है, चैप्टर नंबर 2, यस। चैप्टर नंबर 2 में हम लोग टॉपिक था नेशनल इनकम एंड नेशनल इनकम से रिलेटेड क्या-क्या चीज़ें नेशनल इनकम इंक्लूड होंगी, वो सारी चीज़ें हम लोगों ने कवर अप की हैं। जैसे कि जीडीपी डिफ्लेटर, जीएनपी हम लोगों ने पढ़ा, नेशनल इनकम होता क्या है वो पढ़ा, जीडीपी के बारे में पढ़ा। सो ये कुछ ऐसे टर्मिनोलॉजीज़ हैं जो आपने मोस्टली कहीं न कहीं, स्पेशली जब आप लोग न्यूज़ सुनते हैं, बजट का टाइम सुनते हैं, तो आप लोगों ने ये टर्मिनोलॉजीज़ को सुना होगा। अब इन टर्मिनोलॉजीज़ का मतलब क्या होता है आपने वो भी समझा है। नेक्स्ट जो हमारा आज का टॉपिक है एंड नेक्स्ट जो हमारा टर्मिनोलॉजी है एंड जो नेशनल इनकम में बहुत ही इम्पोर्टेंट वर्ड है वो है नेट नेशनल प्रोडक्ट। हमने यहाँ तक कर लिया था, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट तक हमने सारी चीजें कर ली थी, मेथड्स कर लिए थे। अच्छा, मेथड्स में भी कुछ नहीं है। अगर आप लोग बहुत ही सिंपलेस्ट वे में हर चीज़ है तो सिर्फ हेडिंग्स और इसको भी याद रखेंगे, तो भी आपकी चीज़ें अच्छे से कवर अप हो जाएँगी। तो कोई ऐसी चीज़ यहाँ पे मेथड्स में नहीं दी हुई, 3 अप्रोचेस हमने ऑलरेडी बताए थे, इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड एंड वैल्यू एडेड मेथड। क्या-क्या चीज़ होती है, क्या-क्या चीज़ें उसमें इंक्लूड करते हैं, वो भी ऑलरेडी आप लोगों को बता दिया गया है। जैसे जीएनपी में हम वेजेस एंड सैलरी लेते हैं, रेंट्स है, इंटरेस्ट है, डिविडेंड्स है। एक्सपेंडिचर में क्या-क्या प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स है। ये ऑलरेडी मैंने सारी चीज़ें एक्सप्लेन की हुई है, यहाँ भी सेम वही चीज़ें लिखी हैं। सो देयर नथिंग न्यू और स्पेशल दैट इज़ रिटन ओवर देयर। अच्छा, अभी अगर कोई ऐसा टॉपिक आपको लगता है इन सब में कि नहीं समझ में आ रहा है, तो प्लीज़ उसको बताइए, हम लोग उसको और अच्छे से आपको एक्सप्लेन करेंगे सो दैट आपके जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाए। और अभी जब हमारे टेस्ट सीरीज़ आएँगी, फास्ट ट्रैक लेक्चर्स भी फास्ट ट्रैक के ओके, सो ग्रॉस नेशनल, हमने जीडीपी के बारे में पढ़ा था, जिसका मतलब क्या हुआ, ग्रॉस गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। हम्म, हम लोग बात कर रहे हैं नेट नेशनल प्रोडक्ट की,
ठीक है? नेट नेशनल प्रोडक्ट का मतलब क्या हो गया, जब हम जीएनपी में से डेप्रिसिएशन को माइनस कर देते हैं, तो हमारा क्या निकल के आता है, नेट नेशनल प्रोडक्ट, ठीक है? देखो नेट नेशनल प्रोडक्ट में हमारा एक और चीज़ है, एंड व्हिच इज़ नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। क्या है? नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। मैम ये क्या होता है? देखो नेट नेशनल प्रोडक्ट, ठीक है? तो जब हम जीएनपी में, हमने अभी तक क्या बताया? नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस का मतलब क्या हो गया कि जो आपका जीएनपी होता है एट मार्केट प्राइस, उसमें से जब हम डेप्रिसिएशन को माइनस कर देते हैं, तो हमारा क्या निकल के आता है? हमारा निकल के आता है नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। ओके फाइन। नेक्स्ट वी हैव नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। ये क्या होता है? नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर्स कॉस्ट को हम कहते हैं नेशनल इनकम भी कहते हैं। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट को हम क्या कहते हैं? नेशनल इनकम। तो आपके एग्जाम्स में ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है नेट नेशनल प्रोडक्ट को एट फैक्टर कॉस्ट से रिलेटेड। इसको कैसे निकालते हैं? एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट कैसे निकालते हैं? एनएनपी एट मार्केट प्राइस, ठीक है? इसमें से हम माइनस कर देते हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस प्लस सब्सिडीज। या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल टू, एनएनपी एट मार्केट प्राइस कैसे निकालते हैं? जीएनपी एट मार्केट प्राइस, ठीक है, माइनस डेप्रिसिएशन प्लस इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड प्लस सब्सिडीज। देखो ये अगर अच्छी बात आप लोगों के लिए ये है इस बार कि ये फर्स्ट टाइम सब्जेक्टिव एग्जाम हो रहा है, तो आपको ना बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस वो नहीं पूछेंगे, वो डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछेंगे। अगर वो फॉर्मूला, अगर वो आपसे न्यूमेरिकल बेस्ड पे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो वो डायरेक्ट सारी चीजें देंगे, वो बहुत ज्यादा इस तरीके से नहीं देंगे कि हाँ इसमें क्या आपको लिखना है क्या नहीं लिखना है, ठीक है? ये हो गया आपका नेट नेशनल प्रोडक्ट के बारे में। आई होप यहाँ तक सारी चीजें आप लोगों को क्लियर है। ओके नेक्स्ट वी आर मूविंग अहेड। नेक्स्ट जो एक टर्म आता है आपका इन नेशनल इनकम में, वो है कि डोमेस्टिक इनकम किसको कहते हैं। अभी तक हमने नेशनल इनकम के बारे में पढ़ा। नाउ वी विल बी मूविंग अहेड फॉर द डोमेस्टिक इनकम। डोमेस्टिक इनकम क्या होती है? जो भी पर्सनल इनकम होती है, किसी भी पर्सन की जो पर्सनल इनकम होती है, देखो किसी भी पर्सन की पर्सनल इनकम क्या जो जो होती है, वो क्या होती है? टोटल इनकम आपको जो भी रिसीव्ड हो रही है ड्यूरिंग द ईयर, इसको समझ, ड्यूरिंग द ईयर, ठीक है, करेक्ट। पर्सनल इनकम हम किसको कहते हैं? टोटल इनकम जो भी आपको रिसीव होती है ड्यूरिंग द ईयर। और पर्सनल इनकम कभी भी नेशनल इनकम नहीं हो सकती है।
आप कितना अर्न करें वो नेशनल इनकम नहीं हो सकती है। क्योंकि पर्सनल इनकम में आपके ट्रांसफर पेमेंट्स भी आते हैं जो कि नेशनल इनकम का पार्ट नहीं बनते भाई। आप क्यों कैसे मेरे को मेरे फादर ने कुछ अमाउंट ट्रांसफर कर दिया, दैट इज़ अ पार्ट ऑफ द पर्सनल इनकम, वो नेशनल इनकम का पार्ट नहीं बना, वो उनकी पर्सनल, ऐसे तो फिर वो डुअल इनकम बन जाएगी। इसलिए पर्सनल इनकम में आपकी नेशनल इनकम नहीं होती, क्योंकि पर्सनल इनकम में आपकी कुछ ऐसे पेमेंट्स भी आते हैं जो एक्चुअली में आपकी इनकम नहीं होती है। ठीक है? कैसे फिर ये नेशनल इनकम से डिफरेंट होता है? देखो ये इसमें डेविएशन कैसे होता है? डेविएशन कैसे होता है नेशनल इनकम से वो बताते हैं। हम नेशनल इनकम में से 3 चीज़ें को डिडक्ट करते हैं जो इंडिविजुअल्स तक नहीं पहुँचती है। नेशनल इनकम की 3 चीज़ें जो इंडिविजुअल्स तक नहीं पहुँचती हैं, जैसे कि अनडिस्ट्रिब्यूटेड प्रॉफिट, कॉर्पोरेट प्रॉफिट, प्रॉफिट टैक्सेस यानी कि जो कॉर्पोरेट टैक्स होते हैं, एम्प्लॉइज़ का जो भी कंट्रीब्यूशन होता है सोशल सिक्योरिटी स्कीम में, ये वो इनकम होती है जो एक इंडिविजुअल तक नहीं पहुँचती हैं, ठीक है? ये वो इनकम्स होती हैं और फिर जब हम अपने नेशनल इनकम में ऐड कर देते हैं, वो इनकम जो इंडिविजुअल रिसीव करता है इज़ नॉट इन नेशनल इनकम। पर्सनल इनकम को निकालने के लिए हम नेशनल इनकम में से कुछ चीज़ों को माइनस कर देते हैं। जैसे अनडिस्ट्रिब्यूटेड कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स हो गया, आपके प्रॉफिट टैक्सेस हो गए, आपके एम्प्लॉइज़ कंट्रीब्यूशन हो गया। इन चीज़ों को जब हम माइनस कर देते हैं और हम उसमें ऐड कर देते हैं वो अमाउंट जो इंडिविजुअल रिसीव करता है लेकिन वो नेशनल इनकम नहीं होती। जैसे बिज़नेस एंड गवर्नमेंट ट्रांसफर पेमेंट्स। बिज़नेस एंड गवर्नमेंट ट्रांसफर पेमेंट, गवर्नमेंट की तरफ से अगर कोई आपको इनकम मिल रही है वो, या कोई ट्रांसफर पेमेंट जो आपको अब्रॉड से आ रही है, कोई विंडफॉल गेन आपको अचानक से कोई ऐसे गेन हो जाता, कोई गेन हो रहा है, या फिर कोई इंटरेस्ट अगर आपको मिलता है पब्लिक डेट पे, इंटरेस्ट आपको मिलता है पब्लिक डेट पे, ये वो इनकम होती है जो नेशनल इनकम का पार्ट नहीं बनती बल्कि ये पर्सनल इनकम का पार्ट बनती है और इसके थ्रू हम निकालते हैं क्या, पर्सनल इनकम, डोमेस्टिक इनकम। कैसे निकालते हैं पर्सनल इनकम? देखो, सिंपल, पर्सनल इनकम को निकालने के लिए आपके पास दी होगी नेशनल इनकम। नेशनल इनकम में से आप माइनस कर दीजिए कॉर्पोरेट प्रॉफिट, जो भी अनडिस्ट्रिब्यूटेड कॉर्पोरेट प्रॉफिट होता है आपका, माइनस कर दीजिए जो प्रॉफिट के ऊपर टैक्स लग रहा होता है, माइनस कर दीजिए जो भी सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन आप कर रहे हैं और इसमें ऐड कर दीजिए जो भी आपके ट्रांसफर पेमेंट से, किसी भी तरीके के ट्रांसफर पेमेंट, चाहे वो गवर्नमेंट से आए हो, चाहे वो इंडिविजुअल से आए हो, एंड प्लस या अब्रॉड से आए हो, प्लस इंटरेस्ट जो भी आपको मिल रहा है पब्लिक डेट पे, आपकी क्या आ जाएगी, पर्सनल इनकम। अब एक टर्मिनोलॉजी इसमें और याद रखिए कि पर्सनल इनकम और प्राइवेट इनकम क्या होती है, ये भी अलग अलग चीज होती है। देखो, पर्सनल इनकम एंड प्राइवेट इनकम ये दो अलग अलग चीजें होती हैं। कैसे? प्राइवेट इनकम क्या हो, पर्सनल इनकम को निकालने का एक और तरीका है, प्राइवेट इनकम आपकी जो भी होगी उसमें जब आप अनडिस्ट्रीब्यूटेड कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स को माइनस कर दें एंड प्रॉफिट टैक्सेस को माइनस कर देते हैं तो ये आपकी प्राइवेट इनकम, ये भी आपकी पर्सनल इनकम निकल आती है। पर्सनल इनकम हमेशा, याद रखिएगा, पर्सनल इनकम आपकी हमेशा कम होती है प्राइवेट इनकम से। क्यों? क्योंकि पर्सनल इनकम में हम अनडिस्ट्रीब्यूटेड कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स एंड प्रॉफिट टैक्सेस को एक्सक्लूड करते हैं। होपफुली ये भी क्लियर होगा। डोमेस्टिक इनकम इज नथिंग, डोमेस्टिक इनकम इज जस्ट द पर्सनल इनकम एंड पर्सनल इनकम को निकालने का तरीका
वो इनकम जो नेशनल इनकम नहीं होती है। नेशनल इनकम में से इसलिए हमको चीज़ें ऐसी होती हैं जो इंडिविजुअल तक नहीं पहुँचती हैं, तो हमारी जो नेशनल इनकम होती है उसमें से वो चीज़ें हम माइनस कर देते हैं एंड कुछ चीज़ों को हम ऐड कर देते हैं, हमारी आ जाती है पर्सनल इनकम। नेक्स्ट आता है एक टर्मिनोलॉजी इसमें, वो है डिस्पोजेबल इनकम। ये क्या होता है? डिस्पोजेबल इनकम को हम पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम भी कहते हैं। पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम भी कहते हैं। ये एक्चुअल इनकम होती है किसी भी इंडिविजुअल की। ये कौन-सी इनकम होती है? ये आपकी इंडिविजुअल की एक्चुअल इनकम होती है जो वो स्पेंड या सेव करता है। जो वो स्पेंड या सेव करता है, ये वो इनकम होती है। तो डिस्पोजेबल इनकम कौन-सी होती है? पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम इसको हम कहते हैं, यानी वो इनकम जो आप स्पेंड कर रहे हो, ठीक है? यानी कि ये एक्चुअल इनकम जो एक इंडिविजुअल स्पेंड या सेव कर रहा होता है। इट इज़ पर्सनल इनकम आफ्टर पेइंग द डायरेक्ट टैक्सेस। ये भी याद रखिए कि ये वो ऐसा नहीं है कि अभी जब हमने पर्सनल इनकम के बारे में पढ़ा तो हमने कहा कि इसमें आपके टैक्सेस इंक्लूड नहीं होते हैं, ठीक है? पर्सनल इनकम में से जब आप टैक्स माइनस आप सोचिए ना आप कब इस सिचुएशन में आते हो? हमने कहा कि ये वो इनकम होती है जो आप जिसको आप सेल या परचेज़ के लिए जिसको आप सेविंग भी कर सकते हो, जिसको आप स्पेंड कर सकते हो अपने अकॉर्डिंगली। कब वो सिचुएशन पे आप आते हो कि आप अपने अकॉर्डिंगली चीज़ों को आप अपनी इनकम को सेव या स्पेंड करो? वो सिचुएशन पे आप तब आते हो जब आप टैक्सेस पे कर देते हो, किसी भी तरीके के टैक्स को पे कर देते हो। यानी हम ये कह सकते हैं कि डिस्पोजेबल इनकम वो इनकम होती है जब हम पर्सनल इनकम में से टैक्सेस अपने जो भी डायरेक्ट टैक्सेस होते हैं, यानी इनकम टैक्सेस जो होते हैं वो माइनस कर देते हैं, तो जो हमारी इनकम बचती है वही तो इनकम होती है जिसको हम सेव या स्पेंड कर रहे होते हैं। सो दिस इज़ अ डिस्पोजेबल इनकम। सो और इस इनकम को हम या तो स्पेंड करते हैं या सेव करते हैं। एक और तरीके से हम लिख सकते हैं डिस्पोजेबल इनकम को कि डिस्पोजेबल इनकम को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग्स। इतना हमारा खर्चा है और इतनी हमारी सेविंग्स है, ठीक है? और अ, आपकी डिस्पोजेबल इनकम को कॉम्प्रिहेंसिव वे में अगर हमें निकालना हो तो हम लिखेंगे कि नेशनल इनकम में से हम अपनी बिज़नेस की जो भी सेविंग्स हैं, वो माइनस करते हैं। हम इन इनडायरेक्ट टैक्सेस को माइनस करते हैं। हम सब्सिडीज़ को जब ऐड कर रहे होते हैं, हम माइनस करते हैं जो भी डीटी हम पे कर रहे होते हैं ऑन पर्सन इंडिविजुअल पे, डीटी ऑन बिज़नेस, सोशल सिक्योरिटी पेमेंट्स हम करते हैं, प्लस ट्रांसफर पेमेंट्स हम इंक्लूड करते हैं एंड प्लस नेट इनकम जो आपको अब्रॉड से आती है, हमारी डिस्पोजेबल इनकम निकल के आती है नेशनल इनकम में से। देखो, डिस्पोजेबल इनकम निकालने का मैंने 3 तरीका बताया। पहला एक नॉर्मल तरीका आप पर्सनल इनकम निकालिए, पर्सनल इनकम में से आप अपने डायरेक्ट टैक्स को माइनस कर दीजिए। दूसरा तरीका हो सकता है आपको दिया हो कि जो खर्चे आप कर रहे हो एंड आपको आपकी सेविंग्स दी हुई है, उससे भी आपका ये कंज़म्पशन एक्सपेंडिचर है एंड इतनी आपकी सेविंग्स है, उससे भी आप अपनी डिस्पोजेबल इनकम निकाल सकते हैं। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि कैलकुलेट डिस्पोजेबल इनकम फ्रॉम नेशनल इनकम। आपको आपकी नेशनल इनकम दी होगी और उसमें से आपको डिस्पोजेबल इनकम निकालनी है, तो उसका भी एक तरीका नेशनल इनकम में से आप बिज़नेस की सेविंग्स को माइनस करिए, आप इनडायरेक्ट टैक्सेस को माइनस करिए, आप सब्सिडीज़ को अपनी नेशनल इनकम में से बिज़नेस सेविंग्स को माइनस करने की बात कर रहे हैं। इनडायरेक्ट टैक्सेस को माइनस करिए, सब्सिडीज़ को ऐड करिए, इंडिविजुअल के ऊपर जो डायरेक्ट टैक्स पे करे वो माइनस करिए, बिज़नेस का डायरेक्ट टैक्स माइनस करिए, सोशल सिक्योरिटी पेमेंट्स जो करे वो माइनस करिए एंड ट्रांसफर पेमेंट्स एंड इनकम फ्रॉम अब्रॉड को ऐड करिए, आपकी डिस्पोजेबल इनकम आ जाएगी। तो डिस्पोजेबल इनकम को हम ये भी कह सकते हैं, पर्सनल इनकम माइनस डायरेक्ट टैक्सेस, सिंपल। और मोस्ट ऑफ द टाइम आपको यही वाला फॉर्मूला वो पूछेंगे भी। नेक्स्ट एक और इनकम होती है, वो होती है हमारी रियल इनकम। अब मैम ये क्या होती है? देखो, रियल इनकम क्या होती है? हमें आपने कभी सोचो आप प्राइसेस के लिए क्यों एडजस्ट करते हो? आप कोई भी प्राइसेस के लिए किसी भी सामान कुछ भी आप प्रोडक्ट खरीदने जा रहे हो उसके प्राइसेस के लिए आप क्यों एडजस्ट करते हो? क्योंकि आपकी इनकम हो सकता है उतनी नहीं हो जितना आप
आपको दिख रही है। आपको हो सकता है आपकी आपकी सैलरी 1 लाख हो, बट मार्केट में जो सामान मिल रहे हैं, आपको वहाँ कंसोलिडेटेड प्राइसेज़ के बारे में सोचना है ना। आपकी इनकम तो 1 लाख है, आपने ये देखा कि मेरी इनकम तो 1 लाख है, बट क्या वो 1 लाख की इनकम इज़ इनफ टू बाय एवरीथिंग यू वांट? तो रियल इनकम वो इनकम होती है कि जो आपकी एक्चुअल में आपकी बाइंग कैपेसिटी को दिखा रहा होता है, ठीक है? आपकी बाइंग कैपेसिटी को दिखा रहा होता है। सो रियल इनकम इज़ बेसिकली अ नेशनल इनकम जिसको हम एक्सप्रेस करते हैं प्राइस के टर्म में और किसी पर्टिकुलर बेस ईयर को लेके। क्या हम कह रहे हैं? रियल इनकम को हम ये कह सकते हैं कि एक तरीके की नेशनल इनकम है, लेकिन इस नेशनल इनकम को हम कैलकुलेट कर रहे हैं प्राइस के टर्म में, वो भी किसी पर्टिकुलर ईयर को एक बेस ईयर रख के, यानी हमने 2009-10 को बेस ईयर रखा। अब हम जो अपनी इनकम है, उसको इस साल की इनकम के बेस पे कैलकुलेट कर रहे हैं। क्यों ऐसे ज़रूरत है? क्योंकि रियल इनक देखो नेशनल इनकम आपकी यूजुअली एक्सप्रेस होती है मनी में एट करंट प्राइस। नेशनल इनकम आपकी यूजुअली एक्सप्रेस होती है करंट प्राइस पे, ठीक है? जो कि रियल एस्टेट कभी आपका शो नहीं करती है इकोनॉमी का, बिकॉज़ वो हमेशा चेंज हो रही है, ठीक है? इसलिए हमें रियल इनकम निकालने के लिए किसी एक ईयर को बेस ईयर रखना होता है एंड देन हम नेशनल इनकम के बेस पे उसको कैलकुलेट करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एनएनपी आपका बढ़ जाता है ₹100 से ₹120 करोड़ में, लेकिन प्राइस ही क्या उस केस में आपका बढ़ा है? आपकी नेट नेशनल प्रोडक्ट राइज़ मान लीजिए बढ़ जाती है 100 करोड़ से 120 करोड़ पे। बट उसके क्या उसके और उसके साथ-साथ मान लीजिए आपका प्राइस भी चलो उसके साथ में मान लीजिए कि आपका प्राइस भी 20% से बढ़ गया। तो यहाँ पे क्या रियल इनकम सेम होगी? बिल्कुल, यहाँ पे आपकी रियल इनकम भी सेम हो जाएगी। तो सिंपल हम इतना कह सकते हैं रियल इनकम के लिए कि रियल एनएनपी अगर आपको निकालना है तो एनएनपी आप लेंगे करंट ईयर की, ठीक है? इंटू उसको मल्टीप्लाई करेंगे बेस ईयर इंडेक्स से 100 और उसको आप डिवाइड कर देंगे करंट ईयर इंडेक्स से और आपकी रियल एनएनपी आ जाएगी। रियल इनकम को ये भी याद रखिए कि रियल इनकम को आप एडजस्ट करते हैं फॉर इन्फ्लेशन अगर प्राइस बढ़ते हैं एंड रियल इनकम आपकी कम भी हो सकती है नॉमिनल इनकम से। ये सब बहुत बेसिक सी चीज़ें देखो इसमें ना मोस्टली आपको फ़ॉर्मूलेज़ वो पूछ सकते हैं, आपको टर्मिनोलॉजी पूछ सकते हैं, पूरा-पूरा क्वेश्चन इस पे नहीं पूछेंगे। नेक्स्ट एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक आ गया है अभी तक जो हमने पढ़ा था उसमें ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ है ये आपसे ज़रूर पूछेंगे वो पर कैपिटा इनकम क्या होती है? अगेन नथिंग पर कैपिटा इनकम मेरी और आपकी जो इनकम होती है वो पर कैपिटा इनकम। सो लोगों की जो एवरेज इनकम होती है उसी को हम कहते हैं क्या? पर कैपिटा इनकम, ठीक है? किस किसी पर्टिकुलर ईयर में जो भी लोग आपकी कंट्री में रह रहे हैं, उनकी जो एवरेज इनकम होती है दैट इज़ अ पर कैपिटा इनकम। तो हम सिंपल कह सकते हैं पर कैपिटा इनकम कैसे निकालेंगे? अगर हमें 2018 की पर कैपिटा इनकम सपोज़ निकालनी है या 2017 की पर कैपिटा इनकम सपोज़ निकालनी है, तो कैसे निकालेंगे? जो भी आपकी नेशनल इनकम होगी फॉर उस पर्टिकुलर ईयर की सपोज़ 2018 की निकाली 2018 की, डिवाइड कर देंगे उसको अब जो भी पॉपुलेशन होगी उस साल की, आपकी पर कैपिटा इनकम निकल के आ जाएगी। ठीक है? एक और तरीका होता है पर कैपिटा इनकम को निकालने का, रियल पर कैपिटा इनकम कैसे निकालेंगे? आपकी जो भी रियल नेशनल इनकम होगी उस पर्टिकुलर ईयर की डिवाइडेड बाय जो भी पॉपुलेशन होगी। सो पर कैपिटा इनकम हमें बेसिकली बताता है कि आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या है? मतलब आप हायर इनकम ग्रुप में बिलॉन्ग करते हैं, आप बिलो इनकम ग्रुप को बिलॉन्ग करते हैं, आप बीपीएल में आते हैं, आप एवरेज इनकम ग्रुप को बिलॉन्ग करते हैं, तो किस तरीके की आपके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है? पर कैपिटा इनकम उसके बारे में बताता है लोगों की। हाँ, हम ये नहीं कह सकते कि हम इस पे रिलायबल हो जाएँ, क्यों? क्योंकि हर एक कंट्री में अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है नेशनल इनकम को लेके एंड मेजर पोर्शन आपको पता है रिचर सेक्शन के पास ही होता है। सो इनकम जो भी आप रिसीव करते हैं
जो भी कॉमन लोग जो भी इनकम रिसीव करते हैं वो लोअर होती है देन पर कैपिटा इनकम जो फिगर आउट कर रहे होते हैं। मतलब हमने बोला कि हमारी कंट्री में एवरेज पर कैपिटा एवरेज इनकम जो हर एक इंडिविजुअल की है वो मंथली अगर हम बात करें वो 50,000 है, तो लिटरली रियल लाइफ में वो चीज नहीं होता है। ठीक है, आई एम एक्सपेक्टिंग कि आप लोगों को इतनी चीजें समझ में आ गई होंगी एंड बहुत ही बेसिक तरीके से मैंने इसको आपको समझाने की कोशिश की है। पूरे चैप्टर में यही चीज़ें दी हुई हैं एंड देयर इज़ नथिंग एल्स रिटन इन दिस चैप्टर। आप लोग अगर ये चीज़ें रीड करेंगे, सब कुछ यही है। पर्सनल इनकम, प्राइवेट इनकम एंड कुछ नहीं, मोस्टली फॉर्मूले बेस्ड इनकम्स हैं। फॉर्मूला है, जो फॉर्मूले आप लोगों को ज़रूर याद करने पड़ेंगे बिकॉज़ इससे रिलेटेड क्वेश्चंस ज़रूर आ जाते हैं एग्ज़ाम में। ठीक है? फॉर्मूले ज़रूर आते हैं। सो आप चाहो तो मैं आपको शॉर्ट में एक जगह सारी ही इनकम एक बार लिखवा भी देती हूँ, तो आप लोगों के लिए ये एक बहुत कन्वीनिएंट रहेगा। देखो, सबसे पहली चीज़ हमने पढ़ी जीडीपी एट मार्केट प्राइस, ठीक है? तो इसको कैसे निकालते हैं? कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट्स एंड प्लस एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट, ठीक है? दूसरी चीज़ है जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, इसको कैसे निकालते हैं? जो भी जीडीपी हमने निकाली एट मार्केट प्राइस, ठीक है, माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस प्लस सब्सिडीज। देखो सब एक दूसरे से लिंक है, तो अगर आप एक चीज याद कर लोगे ना तो आपको आगे सिर्फ एक एक पॉइंट्स याद करने हैं। थर्ड हमने पढ़ा जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, जीडीपी एट फैक्ट सॉरी एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, ओके, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। इसको निकालने का क्या तरीका है? जो भी जीडीपी थी आपकी एट फैक्टर कॉस्ट, इसमें से आप डेप्रिसिएशन को माइनस कर दो, आपकी क्या आ जाएगी? आपकी इसमें आ जाएगी जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। नेक्स्ट हमने पढ़ा एनएनपी, ठीक है? नेक्स्ट हमने क्या चीज पढ़ी? हमने पढ़ी जीएनपी एट मार्केट प्राइस, जीएनपी एट मार्केट प्राइस। ये क्या होती है? अगेन जीडीपी एट मार्केट प्राइस में आप नेशनल इनकम फ्रॉम नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड ऐड कर दो, आपकी आ जाएगी जीएनपी एट मार्केट प्राइस। नेक्स्ट वी स्टडीड अबाउट जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, अगेन जीएनपी एट मार्केट प्राइस में आप माइनस कर दो इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड प्लस कर दो सब्सिडीज, आपकी जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट आ जाएगी। इसके बाद है हमारा एनएनपी एट मार्केट प्राइस, अगेन जीएनपी एट मार्केट प्राइस माइनस डेप्रिसिएशन। देखो सारे फॉर्मूला ऑलमोस्ट सेम है, पढ़ते वक्त नहीं समझ में आया बट आप जब इसको शॉर्ट में नोट कर लेंगे ना तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, देन हमने पढ़ा एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, जिसको अगेन हम नेशनल इनकम भी कहते हैं। कैसे निकालेंगे? जीएनपी एट मार्केट प्राइस माइनस डेप्रिसिएशन माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस प्लस सब्सिडी। नेक्स्ट वी स्टडीड अबाउट डोमेस्टिक इनकम, जिसको निकालने का तरीका है नेशनल इनकम माइनस जो भी नेट इनकम है आपकी फ्रॉम अब्रॉड। इसके बाद हमने पढ़ा प्राइवेट इनकम, प्राइवेट इनकम कैसे निकालते हैं? नेशनल इनकम में हम ट्रांसफर पेमेंट्स को ऐड कर दें, हम इंटरेस्ट को ऐड कर दें ऑन पब्लिक डेट माइनस सोशल सिक्योरिटी पेमेंट्स माइनस पब्लिक इंटरप्राइजेस सरप्लस। इसके बाद हमने बात की पर्सनल इनकम की, जो कि क्या होता है? नेशनल इनकम में से हम माइनस कर दें जो भी अनडिस्ट्रीब्यूटेड कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स होते हैं माइनस प्रॉफिट टैक्सेस माइनस सोशल सिक्योरिटी प्लस कर दे ट्रांसफर पेमेंट
एंड प्लस कर दें इंटरेस्ट ऑन पब्लिक डेट। नेक्स्ट फॉर्मूला हमने पढ़ा डिस्पोजेबल इनकम का, पर्सनल इनकम माइनस डीटी। व्हाट इज रियल जीडीपी? नॉमिनल जीडीपी into base year index upon current year index. GDP deflator, nominal GDP upon real GDP into 100. And next we studied about per capita income, which is simple national income upon population. With this we are winding up with chapter number 2. Hopefully आप लोगों को ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। सिर्फ ये 14 फॉर्मूलेस अगर आप लोग इस चैप्टर पे अच्छे से कर लेते हैं, इन पे आप अपनी बेस स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं, दिस चैप्टर इज डन। दिस चैप्टर इज नथिंग बट सिंपली अ कॉन्सेप्ट बेस्ड चैप्टर एंड आपको अच्छे से समझना है व्हाट ऑल दीस टर्मिनोलॉजीज आर सेइंग एंड नेशनल इनकम इज ओवर। ओके, विद दिस आई एम वाइंडिंग अप and we will be meeting tomorrow with the third new chapter. That will be the third chapter and the name of the chapter is इंडियन यूनियन बजट। बहुत छोटा सा चैप्टर है, मैक्स टू मैक्स 2 लेक्चर्स के अंदर हम ये भी खत्म कवर अप कर लेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। टिल देन आप लोग सारी चीज़ों को अच्छे से पढ़िए, समझिए एंड वी विल बी मीटिंग टुमारो। ओके, बाय बाय, गुड नाइट।